नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर लंबे समय तक विवाद चला। उसके बाद आप देखिए हमारी सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया था। अब आप देखते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्याम वर्णी रामलला। 3 मूर्तियों में से एक का चयन करने को ट्रस्टियों ने किया है गुप्त मतदान। सर्वाधिक पसंद किया गया है अरुण योगीराज द्वारा निर्मित श्याम वर्णी विग्रह। मूर्ति चयन में इन्होंने किया मतदान। ये आप देखेंगे कि मतदान में प्रख्यात अधिवक्ता के पराशरण एवं उडुपी के स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थकर को छोड़कर ट्रस्ट के अन्य सभी 15 सदस्य उपस्थित रहे। इनमें आप देखिए ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी, महासचिव आप देखिए चंपत राय, राम मंदिर समिति के अध्यक्ष निपिंद मिश्रा, स्वामी वासुदेव देवानंद सरस्वती, योग पुरुष स्वामी परमानंद, अयोध्या राम राजा बिमलेंद्र मोहन मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्र, कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेन्द्र दास, केंद्र में तैनात IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, जिला अधिकारी नीतीश कुमार शामिल थे। इसमें आप देखेंगे रामनगरी के इतिहास में आज कई अध्याय जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। रामनगरी अयोध्या के इतिहास में शनिवार को कई नए अध्याय जुड़ जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर चौथी बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिथिला से रामनगरी को रेल मार्ग से जोड़ने की संतों की बहुप्रतीक्षित इच्छा पूरी करेंगे। वहीं हवाई उड़ान का सपना भी धरातल पर उतरेगा। रेलवे स्टेशन में के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया खरगे के शामिल होने पर अभी फैसला नहीं है, क्योंकि 22 तारीख को होना है ना, तो विपक्ष के नेताओं को भी कई लोगों को आप देखते हैं कि निमंत्रण भेजा गया। अब वो शामिल होते हैं या नहीं, ये तो उसी दिन मालूम चलेगा। आतंकी हाफिज सईद को सौंपने से पाकिस्तान का इनकार। पाकिस्तान ने प्रत्यर्पण संधि नहीं होने की आड़ में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में वांछित हाफिज सईद को भारत को सौंपने से इनकार करने की मंशा जता दी है। लश्कर-ए-तैयबा की सरगना और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में वांछित हाफिज सईद को पाकिस्तान सरकार पिछले कई वर्षों से सुरक्षित बना दे रही। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत में प्रत्यार्पित करने की मांग की गई है। और देखिए पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा था। अब आप देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है ना हमारी। ये आप देखें मध्य गाजा इजराइल हमास में भीषण लड़ाई चल ही रही है। फिर नीतीश के हाथ में जयदेव की कमान। कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह का अध्यक्ष पद से इस्तीफा। ये आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं कि JDU यानी कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की बात हो रही है। जनता दल यूनाइटेड की बात हो रही है, नीतीश कुमार की पार्टी है ये। और आप देखते हैं कि 30 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। तो नीतीश कुमार अब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। असम में स्थायी शांति की दिशा में बड़े कदम। ये आप देखिए केंद्र और असम सरकार के साथ उल्फा ने त्रिपक्षीय संधि समझौते पर किए हस्ताक्षर। 3 दशक से अधिक पुराना सशक्त संघर्ष खत्म। गृह मंत्री ने इसे असम के भविष्य के लिए सुनहरा आप देखते हैं कि दिन बताया। बरुआ गुट समझौते का हिस्सा नहीं है। इसमें परेश बरुआ की अध्यक्षता वाला उस उल्फा का कट्टरपंथी गुट इस समझौते का हिस्सा नहीं है। माना जाता है कि बरुआ चीन म्यांमार सीमा के पास रहता है। उल्फा का गठन संप्रभु असम की मांग के कारण के साथ किया गया था। 3 दशक से अधिक समय से यह हिंसक गतिविधियों में शामिल है। आप देखेंगे एक बार असम चलते हैं। असम आप देखेंगे ये असम है। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना किससे लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में आप देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 126 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, लोकसभा में 14 सीट है। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, यानी कि मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। 2030 तक समाप्त हो जाएगी ट्रेनों में वेटिंग की समस्या, रेल मंत्री साहब कह रहे हैं। चिनफिंग ने डोंग जुन को बनाया चीन का नया रक्षा मंत्री। ये आप देख लीजिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। इस चाइना की बात हो रही है। एनजेसी को काम करने का मौका नहीं दिया गया है।
ये आप देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जस्टिस कोल बोले इसमें राजनीतिक हलकों में नाराजगी पैदा हुई है, कॉलेजियम के कामकाज में भी मनमुटाव उत्पन्न हुआ। देखिए हम अगर अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जो कॉलेजियम व्यवस्था है ना उसके तहत आप देखते हैं कि क्या होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती, स्थानांतरित की बात होती है, तो उसी की बातें हो रही हैं। गृहिणियां बेरोजगार नहीं, घरेलू काम का भी आर्थिक मूल्य है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि गृहिणियां बिना कोई छुट्टी लिए 365 दिन घर का सारा काम करती है। वकील ने 2008 से औसत आयु तक गृहिणी की संभावित कमाई की गणना पर मांगा मुआवजा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक गृहिणी की मौत पर करीब 6.5 लाख रुपए मुआवजे देने का दिया आदेश। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में आप देखिए, महिलाओं को देख लीजिए, वो माँ हो, बहन हो, या आप देखिए किसी की बेबी हो, आपने देखा होगा कि सुबह 4 से 5 बजे वो उठ जाती हैं और आप देखते हैं दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहती है और रात में आप देखते हैं कि सबको खाना खिलाने के बाद रात में 10 बजे खाना खाती हैं। 10-11 बज जाते हैं उनके लिए। और आप देखते हैं कि पुरुष क्या करता है, 5-6 घंटे नौकरी करेगा बाहर और ऐसे दिखाएगा सारा पूरा उसी पर बोझ डला हुआ है। उस महिला को देखिए, उनसे दोगुना काम करती है। अब केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों को देगा पदोन्नति में आरक्षण। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय विभाग के सचिवों को जारी किया है यह आदेश। ये आप देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। सरकार ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए सुकन्या की ये बात हो रही है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। सीयूईटी प्रवेश के लिए जारी विश्वविद्यालयों में जेएनयू का नाम नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जारी परास्नातक में जो सीयूईटी से प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नाम की सूची में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम है। भारतीय नौसेना के एडमिरल के कंधों पर लगने वाले एपोलेट्स का डिजाइन बदला गया और भारतीय नौसेना के एडमिरल के कंधों पर लगने वाले एपोलेट्स का डिजाइन बदल दिया गया। नौसेना ने एडमिरल्स की एपोलेट्स के लिए नया डिजाइन पेश किया है। एपोलेट्स में गोल्डन नेवी बटन, अष्टकोण तलवार और टेलीस्कोप शामिल है। एपोलेट्स के लिए नए डिजाइन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 के दौरान की थी। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत व विस्तारित कर रही है सरकार, एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। राष्ट्रपति ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में एक विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। और आप लोगों को एक बात मालूम होगा कि देखिए, जब कोई कानून बनता है ना, तो आप सभी जानते हैं कि आपके राज्यसभा और लोकसभा में जब वो आता है तो उसे कहते हैं आप लोग विधेयक। उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका। ठीक है, तो आप देखें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा और शर्तें पदावधि विधेयक 2023 में सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिहाज से चयन समिति पर विचार करने की प्रक्रिया के लिए सर्च कमेटी बनाने का प्रावधान किया, जिसकी अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे। राष्ट्रपति ने प्रकाशन उद्योग को नियंत्रित करने वाले बेटे से के कानून को बदलने और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक को भी मंजूरी दी है। यह 1867 के अधिनियम का स्थान लेगा। राष्ट्रपति ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और अंतरिम कर संग्रहण विधेयक 2023 को भी स्वीकृति दी है। ये भी याद रखिएगा। और देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं और आप देखेंगे कि ये विधानसभा के, राज्यसभा के, लोकसभा के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, तो यही तो करवाता है, देखरेख करता है। एक कतर मामले में कानूनी परामर्श के बाद उठाएंगे अगला कदम, बागची साहब कह रहे हैं। ये आप देखेंगे कि कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी ना, तो उन्हें आप देखते हैं कि उम्र कैद में बदल दिया गया है। तो आगे भी इस पर सुनवाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। जासूसी के आरोप लगे थे इन पर।
ये आप देखिए जो अभी 4 वर्षों में 9 समझौते कर बनाई शांति की राय, हिंसक गतिविधियों से शांति समझौता। 7 अप्रैल 1979 को असम के शिवनगर में ऐतिहासिक अहोमकालीन एम्फी थिएटर रंगघर में उल्फा का गठन हुआ था। और 1980 में कांग्रेस की राजनीतिक और राज्य के बाहर के व्यापारिक घरानों, चाय बागानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निशाना बनाकर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की थी। 1985 से 90 प्रफुल्ल कुमार महंत के नेतृत्व वाली असम गण परिषद सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान असम में अशांति की स्थिति पैदा हो गई। उल्फा ने अपहरण, जबरन वसूली और हत्याओं की कई घटनाओं को अंजाम दिया। और आप देखिए इसमें आप देखेंगे फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 28 नवंबर 1990 उल्फा के खिलाफ सेना द्वारा ऑपरेशन बजरंग शुरू किया गया। नवंबर 1990 में असम को शांत क्षेत्र घोषित किया गया और सशक्त बल विशेष शक्तियां कानून लागू किया गया। उल्फा को अलगाववादी और गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। 31 जनवरी 1991 को ऑपरेशन बजरंग बंद किया गया। सितंबर 1991 में आप देखिए उल्फा के खिलाफ ऑपरेशन राइनो शुरू किया गया। मार्च 1992 में उल्फा को 2 गुटों में विभाजित हो गया। एक वर्ग ने आत्मसमर्पण कर दिया और खुद को आत्मसमर्पित उल्फा के रूप में संगठित किया। 2004 में उल्फा सरकार से बातचीत के लिए राजी हुआ और सितंबर 2005 में ज्ञानपीठ विजेता इंदिरा गोस्वामी के नेतृत्व में केंद्र के साथ 3 दौर की वार्ता हुई पर प्रगति नहीं हो पाई। दिसंबर 2009 में अरविंद राजकुमार सहित उल्फा के 9 के शीर्ष नेताओं को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया, भारत लाकर गुवाहाटी जेल में बंद किया गया। 2011 में राज खुआ और जेल में बंद अन्य नेता रिहा हुए। उल्फा के 2 गुटों में विभाजित हो गया। राज खुआ ने नेतृत्व वाला उल्फा वार्ता समर्थक और परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा स्वतंत्र। अप्रैल 2023 में केंद्र ने उल्फा वार्ता समर्थकों को समझौते का मसौदा भेजा और 29 दिसंबर 2023 को उल्फा के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्र और असम सरकार के साथ पक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक तो याद रखिएगा ये हमारे ही देश के लोग हैं और इन्होंने संगठन बनाया हुआ है, तो इनसे समझौता करने में ही हमारी भलाई रहती है, इनकी भी भलाई रहती है। सड़क परियोजनाओं से खत्म होगा शहर का कचरा। ये आप देखिए ठोस कचरे के इस्तेमाल पर मिलकर काम करेंगे सड़क परिवहन और शहरी कार्य मंत्रालय। 2 पायलट प्रोजेक्टों की सफलता के बाद हाईवे बाद दूसरी सड़कों के निर्माण में दायरा बढ़ेगा। 10,000 हेक्टेयर जमीन कूड़ा जमा करने वाली जगहों में फंसी है और 2304 डंपिंग साइटों पर जमा है 1,700 लाख टन कूड़ा। कचरे से इस्तेमाल को बढ़ावा देने की प्रक्रिया तय भी हुई है। और आप देखेंगे ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, खूब चल रहा है, यहां से वहां आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और इसीलिए राजनीति पर मैं कहता हूं कि देखिए ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, और आपको क्या करना चाहिए, मजे लेना चाहिए राजनीति की, कॉमेडी की तरह। आजकल नेताओं के बयान भी फिल्मी दुनिया से कम नहीं रहते, कॉमेडी से कम नहीं रहते हैं। लद्दाख में 1170 करोड़ की 29 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। नितिन गडकरी ने कहा कि इससे क्षेत्र में बेहतर होगा, बुनियादी ढांचा खुलेंगे। नवसर CRIF योजना के तहत 8 पुलों के लिए 181.71 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए। देखिए लद्दाख लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है और राज्यों में आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है। लेह इसकी राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये नीना सिंह ने CISF का प्रमुख कार्यभार संभाला इन्होंने। और स्पीति उपमंडल में जाने के लिए अब देना होगा ग्रीन टैक्स। टैक्स पहली बार जनवरी से लागू होगा और वाहन चालकों से प्रति ट्रिप के हिसाब से लिया जाएगा। व्यवसायिक आप देखिए और अन्य वाहनों के लिए दरें तय और किन्नौर के सुमरा के लोगों से नहीं लिया जाएगा ये टैक्स। ये रही ग्रीन टैक्स की दर। 2 पहिया वाहन के लिए 100 रुपए, कार के लिए 200 रुपए, स्कॉर्पियो और मैक्सी के अन्य वाहनों के लिए 300 रुपए, बस और ट्रक का 400 रुपए लगेगा इसमें। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिला की स्पीति उपमंडल की बात हो रही है। ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बात हो रही। कुल 821.34 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। नाइट लैंडिंग लाइट युक्त 2200 मीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा रनवे है। दूसरे चरण में आप देखिए रनवे 34125 बार, तीसरे में आप देखते हैं कि
50 मीटर लंबा होगा ये, और 6200 वर्ग मीटर में बना है मंदिर की भांति। टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल आप देखेंगे कि 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनेगा। एक साथ 8 एयरक्राफ्ट पार्किंग की सुविधा। परियोजनाओं की कुल स्वीकृति लागत आप देखिए 1463 करोड़ है। 6 जनवरी में से कॉमर्शियल बुकिंग आरंभ हो जाएगी। चलिए, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, वरिष्ठ कुंज आवासीय योजना, अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन पुनर्विकास के पहले चरण की व्यय धनराशि 241 करोड़ रुपए है। दूसरे चरण के पुनर्विकास के लिए अवमुक्त धनराशि 422.26 करोड़ रुपए। चलिए, आप देख लीजिएगा। भव्य राम मंदिर बन रहा है तो वहां ये सब परियोजनाएं तो लागू होगी ही। सीमा क्षेत्र में तीसरे देश का नागरिक देखने पर सूचना देंगी भारत नेपाल। जोल जीबी में हुई है भारत नेपाल सुरक्षा एजेंसियों की बैठक। मादक पदार्थों की रोकथाम, वन संपदा, तस्करी रोकने, व्यापारियों के साथ समन्वय पर मंथन की बात हो रही है। नेपाल की बात करें तो यह देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। हमारा पड़ोसी है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी काफी मिलते जुलते हैं। शीतकाल में भी चार धाम दर्शन से अर्जित कीजिए, या आप देखिए पुण्य लाभ। घंटा घड़ियाल की मधुर लहरियों से गुंजित शीतकालीन गद्दी स्थल, निकट ही सुंदर पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, याद रखिएगा। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी हर जगह मदद पहुंचाता है। आंसर राइटिंग करते हैं आप लोग, निबंध लिखते हैं, तब आपको मदद मिलती है यहां से। आतंक की जड़ को मिटाना जरूरी है। ये आप देखिए, गत 21 दिसंबर को पुंछ के घने जंगल में एक तीखे मोड़ पर भारतीय सेना के वाहनों पर आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, और इसमें सेना के 4 जवानों ने वीरगति प्राप्त की है। इस घटना में 2 जवानों के शरीर भी विक्षत करने की बात सामने आई है, और इससे कारगिल युद्ध के समय कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी जवानों की निर्मम हत्या, उनके शवों को विक्षत किए जाने की याद ताजा हो गई है। पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा ऐसी घटनाओं को अक्सर अंजाम दिया जाता है, जिसका भारतीय सेना की ओर से लोकल कमांडर स्तर पर समुचित जवाब भी दिया जाता है। लेकिन पुंछ राजौरी की घटना नियंत्रण रेखा के काफी भीतर की है। यहाँ काफी समय से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गत 21 नवंबर को राजौरी के कालाकोट में इसी प्रकार घात लगा के किए गए हमले में सेना के 2 कैप्टन सहित 4 सैनिक बलिदान हो गए थे। 5 मई 2023 को भी एक आतंकी हमले में विशेष बल के 5 पैरा कमांडो ने वीरगति प्राप्त की थी। और 20 अप्रैल 2023 को आप देखिए, पुंछ के भट्टा दूरिया में सेना के ट्रक पर हमले में आतंकियों ने 5 जवानों की जान ले ली थी। और इस साल की शुरुआत ही जिहादी आतंकियों द्वारा राजौरी के डांगरी गांव में 5 हिंदुओं की हत्या से हुई थी। इस हमले के बाद क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती भी बढ़ाई गई, लेकिन हमले जारी ही रहे। इन अलग अलग हमलों में हुई मौतों का आंकड़ा जोड़ा जाए तो वह उड़ी और पुलवामा आतंकी हमलों के आसपास ही पहुंचता है। एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने रणनीति बदली है। उड़ी या पुलवामा जैसे बड़े हमले के बाद भारत की जवाबी सैनिक कार्रवाई के खतरे को देखते हुए आतंकी छोटे मोटे हमले कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से लश्कर और जैश के आतंकियों ने पुंछ राजौरी क्षेत्र में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर फैले घने जंगलों में ठिकाने बना रहे हैं। यहाँ पहाड़ियों में बनी गुफाओं और जंगलों के बीच बसे गांव में कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से छुप जाते हैं और मौका मिलते ही हमला करते हैं। ये क्षेत्र हाजी पीर दर्रे से लगता है, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के मुख्य मार्गों में से एक है। 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने घुसपैठ के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया था, और उस समय कबायली आतंकी पुंछ राजौरी तक घुस आए थे। उनका साथ स्थानीय आतंकियों ने भी दिया था। जिस दिन महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के भारत गणराज्य में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उसी दिन यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को स्थानीय जिहादी नेता सरदार इब्राहिम खान पाकिस्तान के समर्थक से तथाकथित आजाद सरकार की स्थापना कर रहा था,
और इन जिहादियों ने पुंछ राजौरी पर कब्जा कर स्थानीय हिंदुओं और सिखों पर भयंकर अत्याचार किए थे। तमाम महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुए थे और हम इस कड़वी सच्चाई से मुंह चुराते रहे। और इन पाशविक अपराधों में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश फौज में लड़कर लौटे हजारों स्थानीय फौजी भी शामिल थे। भारतीय सेना का मानना है कि हाल के हमलों को अंजाम देने वाले अधिकांश आतंकी अफगानिस्तान में जिहादी अभियानों से लौटने वाले हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि भला विदेशी आतंकी घने जंगलों में बिना किसी स्थानीय सहायता के महीनों कैसे काट सकते हैं। और 21 दिसंबर के हमले के बाद से सेना द्वारा चलाए गए सघन तलाशी अभियान के बावजूद आतंकियों का कोई अता पता नहीं है। यह ध्यान रहे कि पीर पंजाल के पहाड़ों पर फैले घने जंगलों में से होकर हाजी पीर दर्रे के जरिए न सिर्फ घुसपैठ अपेक्षाकृत सुगम है, बल्कि गुलाम कश्मीर वापस लौटना भी आसान है। और इसके चलते दोनों ओर बसे जिहादी तत्व के संपर्क दशकों से बने हुए। घुसपैठ और निकासी के लिए अधिकतर स्थानीय घुमंतू बकरवाल जनजाति के चरवाहों का बतौर गाइड इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस जनजाति के लोग भारतीय सेना की भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद करते आए हैं, परंतु भारत द्वारा कभी भी आतंकवाद के वैचारिक मूल को समाप्त करने पर ध्यान नहीं दिए जाने के चलते इस घुमंतू जनजाति का भी कट्टरपंथी मौलानाओं द्वारा जिहादीकरण किया जा रहा है। और हालिया आतंकी हमले के बाद इसी जनजाति के कुछ लोगों पर आतंकियों के लिए मुखबिरी का शक जताते हुए पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिनमें से 3 के सब मिले और इस मामले में जांच जारी है। याद रहे कि तबलीगी जमात और अहले हदीस जैसे कट्टरपंथी संगठनों के बेलगाम मजहबी आप देखेंगे प्रचार के चलते इन जनजातियों के अनेक लोग कट्टरपंथी हो चुके हैं। अगर कट्टरपंथ को पैर पसारने से नहीं रोका गया तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। सिर्फ राजनीतिक तरीकों से जिहादी आतंक को समाप्त नहीं किया जा सकता। लगातार आतंकी हमलों के बाद सेना की 2 और ब्रिगेड को पुंछ राजौरी में भेजे जाने की चर्चा है। इसमें 2002-2003 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पीर पंजाल के पहाड़ों में बने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सर्वविनाश की यादें ताजा होती हैं। उस ऑपरेशन में स्थानीय जनजातीय नेता फजलुद्दीन ताहिर के लोगों ने भी भारतीय सेना का साथ दिया था, जिसमें 78 आतंकी मारे गए थे। उनके 73 ठिकाने नष्ट किए गए थे। उस समय करीब 200 आतंकी वापस गुलाम जम्मू कश्मीर भागने में सफल रहे थे। इसका बड़ा आप देखते हैं कि कारण पाकिस्तान की हाजी पीर दर्रे पर नियंत्रण है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी फौज द्वारा छंब पर हमले की स्थिति में भारतीय सेना ने आगे बढ़कर इस सामरिक दर्रे पर कब्जा कर लिया था, जिससे आतंकियों के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का सबसे बड़ा मार्ग हमेशा के लिए बंद होने वाला था। भारत ने लड़ाई में हासिल बढ़त को वार्ता की मेज पर गवाते हुए ताशकंद समझौते के तहत इस दर्रे को पाकिस्तान को लौटा दिया था। अगर हम समस्या का स्थानीय हल चाहिए तो नियंत्रण रेखा को बदलने का मन बनाना ही होगा, अन्यथा आतंकी हमारे लिए सिरदर्द बने ही रहेंगे। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है दिव्य कुमार सेवी सूती। इनके द्वारा लिखा गया आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। ये मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के नतीजे अब दिखने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल, दवा, रक्षा और खिलौना क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन हुआ है। इस समय सैमसंग और एप्पल सहित कई वैश्विक ब्रांड भारत में मोबाइल फोन का विनिर्माण कर रहे हैं। गूगल भी भारत में मोबाइल विनिर्माण की पहल कर चुका है। देश में बिकने वाले मोबाइल फोन में से आप देखें 97% स्मार्टफोन देश में ही निर्मित हो रहे हैं। यही कारण है कि वित्त वर्ष 2014-15 में जहां 78% मोबाइल फोन आयात होते थे, अब यह अनुपात घटकर मात्र 3% रह गया है। मोबाइल फोन उत्पादन के लिए स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने से उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के साथ ही रोजगार में भी वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में आप देखिए 7.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर का सृजन किया गया है। यह उपलब्धि मोदी सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के कारण हासिल हुई है। PLI योजना से पहले स्वदेशी फोन का केवल 1% निर्यात होता था। वहीं PLI योजना से अगले 5 वर्ष के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद भी है और इससे देश में 60 लाख नौकरियां सृजित होंगी। PLI योजना के तहत कंपनियां अगले 5 वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन बनाएंगी। इनमें आप देखिए आईफोन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एप्पल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन, विस्टॉन और
ट्रॉन के प्रस्ताव शामिल हैं। एप्पल की योजना भारत में अगले 5 साल में उत्पादन 5 गुना से अधिक बढ़ाकर $40 अरब करने की है। एप्पल फिलहाल भारत में आईफोन बनाती है, लेकिन अगले साल से ईयरपॉड्स भी बनाएगी। एप्पल के अलावा सैमसंग और राइजिंग स्टार के प्रस्ताव को भी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ साथ सरकार ने कई घरेलू कंपनियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। स्पष्ट है कि पीएलआई योजना से न सिर्फ लाखों नई नौकरियों का सृजन होगा, बल्कि कई लाख करोड़ रुपए का निवेश भी भारत में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का उद्देश्य पूरा हुआ है। पीएलआई से भारत के डिजाइन और पुर्जा निर्माण का विकास भी उत्साहजनक रहा है और इस क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन लगातार बढ़ रहा है और कुछ उत्पादों में तो यह 60% तक है। यही कारण है कि विदेशी कंपनियां भी अब भारतीय कंपनियों से स्मार्टफोन बनवाने लगी है। उदाहरण के रूप में देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी डेक्सन चीनी मोबाइल फोन निर्माता शाओमी के लिए स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया है। डेक्सन कंपनी हर साल 2.5 करोड़ स्मार्टफोन उत्पादन की क्षमता रखती है और वैश्विक स्तर पर भारत में निजी मोबाइल फोन की मांग बढ़ रही है और यही कारण है कि भारत से निर्यात होने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 46% है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से निर्यात में भी 58% की वृद्धि हुई है। निर्यात 1,85,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्माण में भारत की बढ़ती विश्वसनीयता का परिणाम है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में अपने कारोबार बढ़ाने के साथ साथ देश भर में निवेश के लिए प्रतिबद्ध थे और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक एप्पल के उत्पादों का 1/4 उत्पादन चीन से बाहर होने लगेगा, जबकि अभी एप्पल के उत्पादों का सिर्फ 5% उत्पादन चीन से बाहर होता है। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के इस फैसले का लाभ भारत वियतनाम को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में फोन निर्माण में जुटी चीन की कंपनियों पर भी अब निर्यात शुरू करने का दबाव है। इसी को देखते हुए शाओमी से लेकर वीवो तक भारत तक चालू वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन निर्यात की तैयारी कर रही है। पीएलआई योजना के कारण अगले साल से भारत में लैपटॉप एवं अन्य गैजेट्स का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। तकनीक पर जोर होने के कारण भारत में एप्पल भी बड़ी संख्या में विकसित किए जा रहे हैं और वित्तीय सेक्टर से लेकर आप देखिए शिक्षा तक की एप्पल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। और आप देखिए इसी को लक्ष्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भारत केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस प्रौद्योगिकी के विकास और कार्यान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसी का परिणाम है कि जो देश में वर्ष 2014 में शून्य मोबाइल फोन निर्यात करता था, वह आज हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात करने का वाला देश बन गया है। और याद रहे, उल्लेखनीय है, मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में मोबाइल हैंडसेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसने भारत में एक मजबूती स्वदेशी मोबाइल विनिर्माण परिस्थिति तंत्र बनाने में सहायता की और बड़े पैमाने पर आप देखिए विनिर्माण को प्रोत्साहन किया और इससे कंपनियों को आयात से विनिर्माण की ओर बढ़ने में मदद की। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2014 में जहां मात्र 2 मोबाइल फोन कारखाने थे, वहीं आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। लेखक एमएसएमई मंत्रालय के दिल्ली निर्यात संवर्धन विश्व व्यापार संगठन विभाग में अधिकारी हैं रमेश कुमार दुबे, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये कण कण में भगवान, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर का विश्वास सनातन धर्म में योग से परिलक्षित है। ईश्वर का ना कोई विशेष रूप है, ना रंग है और ना संग है। भगवान इन माया रूपों में हर स्थान पर उपस्थित है। कोई चाहे या ना चाहे, ईश्वर सबके लिए उपस्थित है, उपलब्ध है, चैतन्य है और समस्त लोग प्रभु के अधीन है और उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना और संहार होता है और अर्थात माया के भिन्न भिन्न रूप और भगवान के हेतुक, इसलिए वे लोगों में सब और अंदर और बाहर विद्यमान है। गुण दोष रहित अनंत के स्वामी कल्याण के लिए प्रकट भी होते हैं। लोग उद्धार के उद्देश्य वश निराकार से लेकर साकार में प्रविष्ट होते हैं। कण कण में विराजमान होने से अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान और सर्व सुलभ कण स्वयं में परमाणु का अवलंबन है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए कचरे का निस्तारण, ठोस कचरे के निस्तारण की कोशिश के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाईवे निर्माण में उसके उपयोग को बढ़ाने का जो पहल की वह सराहनीय है। हाईवे निर्माण में ठोस कचरे का इस्तेमाल इसलिए संभव हो सकेगा क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे में उसके उपयोग के जो पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए वे सफल रहे हैं और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी यह पाया कि इससे सड़कों की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। सड़क के निर्माण में ठोस कचरे के उपयोग से केवल कूड़े के पहाड़ों को कम करने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि सड़क बनाने में बड़े पैमाने पर मिट्टी की जरूरत पड़ती है ना, उससे भी बचा जा सकेगा। ध्यान रहे कि कई बार मिट्टी खेती वाली जमीन से जुटानी पड़ती है, इसके अपने नुकसान है।
अपने देश में कचरे का निस्तारण एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर बड़े शहर में कचरे के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं। स्थिति यह दिल्ली एवं मुंबई जैसे शहरों में कचरे के जो पहाड़ खड़े हुए हैं उन्हें दूर करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के एक आकलन के अनुसार लगभग आप देखिए 70,000 कितना 1,700 लाख टन कचरा डंपिंग साइटों पर जमा है। कितना 1,07,000 माफ करिए 1,700 लाख टन। और इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि इससे एक बड़े हिस्से को सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाए। सड़क निर्माण में ठोस कचरे का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन से मिलकर कार्य करेगा। यह मिशन शहरी निकायों को ठोस कचरे के निस्तारण के लिए सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि शहरी निकायों को इसमें दिलचस्पी दिखानी होगी और सड़क निर्माण में ठोस कचरे का उपयोग हो सके। वास्तव में केवल दिलचस्पी से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि सामान्य कचरे से ठोस कचरे को अलग करने का भी काम करना होगा। अभी आमतौर पर हमारे शहरों में हर तरह के कचरे को एक ही स्थान पर जमा कर दिया जाता है। चंद शहर ही ऐसे हैं जहां कचरे की प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग अलग एकत्रित किया जाता है। उचित यह होगा कि शहरी निकायों को इसके लिए तैयार किया जाए और वे हर किस्म के कचरे को प्रारंभिक स्तर पर ही अलग अलग करके जमा करने का काम करें। और इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधुनिक जीवन शैली कहीं अधिक कचरा पैदा कर रही है। बढ़ता हुआ कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का विचलन कम करने के कारगर उपाय नहीं किए जा पा रहे हैं। स्थिति यह भी है कि तमाम घोषणाओं के बावजूद पॉलीथीन के चलन को रोकने में भी सफलता नहीं मिल रही है। एक नई समस्या ई कचरा बन गया, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा है जो कुछ ही वर्ष चलते हैं। बेलगाम लुटेरे पंजाब में लगातार हो रही लूट की घटनाओं से तो यही प्रतीत होता है कि लुटेरे बेलगाम हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि लुटेरों के मन में पुलिस को लेकर कोई भय भी नहीं है। सड़क पर कोई भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। एआई का दुरुपयोग रोकने की चुनौती। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मौजूदा दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक ने सुविधाओं में इजाफा किया, वहीं इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। इन दिनों कृत्रिम मेधा और डीप फेक तकनीक के दुरुपयोग की समस्या काफी गंभीर बनी उभरी है और अब केंद्र सरकार ने इनको लेकर बड़ी चिंताओं के बीच सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी नियमों का पालन करने की सलाह जारी की है। और डीप फेक तकनीक का मतलब इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ कर उसे गलत ढंग से पेश करना है। इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर एआई और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तरह तरह के भ्रामक भड़काऊ वीडियो बनाए जा रहे हैं। लोगों तक की गलत सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं, जैसे किसी घरेलू उपयोग वाले उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए उस क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ के हवाले से उसकी उपयोगिता बताते हुए फेक वीडियो तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। किसी बड़ी बीमारी के जड़ से इलाज करने वाली दवा की खोज करने का दावा करने वाले फेक वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस जैसे क्षेत्र से जुड़ी किसी बड़ी शख्सियत के नाम पर एक ऐसे फेक वीडियो तैयार किए जा रहे हैं जिसमें वह मोटापा कम करने के विशेष तरीके और डोज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ब्यूटी एक्सपर्ट के हवाले से सांवली त्वचा को गोरा और खूबसूरत करने और दांतों को चमकाने वाली क्रीम और गोली का आविष्कार करने वाली फेक वीडियो जारी किए जा रहे हैं। किसी बड़ी शख्सियत के नाम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर एक तरफा बयान वाले ऐसे फेक वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जिससे उन देशों की कूटनीति पर इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे ऐसे भड़काऊ भाषण वाले फेक वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं ताकि समाज में नफरत फैले और माहौल खराब हो। ऐसे में यह बेहद चिंताजनक है। एआई की मदद से भ्रामक और भड़काऊ वीडियो बनाना और प्रसारित करना एक बड़े संकट की वजह बन सकता है। इसके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि गलत सूचना इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और विश्वास के लिए एक गहरा खतरा उत्पन्न करती है। डीप फेक तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग के बीच इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। फेक वीडियोज और तस्वीर को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने से बचा जाना चाहिए। यदि हम समय रहते एआई और डीप फेक तकनीक पर आधारित सामग्री की पहचान कर लें तो संभव है कि लोगों के बीच गलत और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोक सकते हैं। टिप्पणियां रहती है, चलिए देख लिया करिएगा। जीवन बेहतर बनाने में सुशासन का योगदान। वर्ष 2023 बीत रहा है, हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। सरकार की ओर से जनता के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में साल दर साल निरंतर प्रयास जारी है। इस दिशा में इस वर्ष भी अनेक प्रयास किए गए और आगे भी किए जाएंगे, परंतु जन अपेक्षाओं का व्यापक बोझ सरकार पर लदा होने और सीमित संसाधनों के बूते सभी लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाने की चुनौतियां भी उनके समक्ष कम नहीं है। फिर भी यह तो कहा भी जा सकता है कि सुशासन की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। लोकतंत्र की मजबूती 24 की चुनौती। 24 में चुनाव है ना,
उसी की बातें भी हो रही तमाम। ये आप देखिए, हाथ मिलाने की परंपरा खरी तंज कसा जाता है। भरोसा टूटने पर नीतीश के विश्वस्त का यही होता है हस्तर। चुनौतियों से निपटने की आशा। सभी देशों के नागरिकों को समझना होगा कि सीमित उपभोग ही ग्लोबल वार्मिंग में यानी कि पृथ्वी के विनाश को रोक सकता है। देशों को भी इसी सिद्धांत पर आधारित रणनीति विचार करना होगा। और इसी माह दुबई में आप देखते हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सत्र संपन्न हुआ है। और आप देखिए जैसे COP28 के नाम से भी जानते हैं। हालांकि COP28 के को नतीजों तक पहुंचने में तय सीमा से ज्यादा समय लगा है, लेकिन विश्व में इस बाबत खुशी जताई जा रही है कि इस सम्मेलन के बाद दुनिया में मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर संभावनाएं होगी। हालांकि सम्मेलन में बड़ी संख्या में घोषणाएं की गई है, लेकिन एक ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है जिससे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन से राहत की एक बड़ी उम्मीद जगी है। तेल लावी की तीव्र पैरवी के बावजूद वर्ष 2050 तक तापमान में आप देखते हैं कि वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने के लिए सभी देश जीवाश्म ईंधन, कोयला और तेल एवं गैस दोनों से दूर जाने पर सहमत हुए हैं। विकसित देशों का यह कहना है कि चाहे जो भी स्थिति हो, वे अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं सकते हैं। सच्चाई है कि उद्योगीकरण के समय से लेकर अब तक दुनिया में 23 समृद्ध औद्योगिक देश कुल ऐतिहासिक उत्सर्जन के 50% के लिए जिम्मेदार है। शेष 50% के लिए 150 से अधिक देश जिम्मेदार हैं। लगभग एक शताब्दी में पेट्रोलियम तेल और गैस का उपयोग 82 गुना और कोयले का उपयोग 4.5 गुना बढ़ा है, लेकिन इसमें भी विकसित देशों का योगदान विकासशील देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। हम समझ सकते हैं कि विकसित देशों द्वारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी कहीं अधिक अनुपात में बढ़ा है। आधुनिकीकरण और विकास के नाम पर वाहनों के उपयोग में बेहताशा वृद्धि हुई है। आर्थिक समृद्धि के और जीडीपी में ग्रोथ के नाम पर औद्योगिक उत्पादन पर भारी मात्रा में बढ़ा है। आज लोग अधिकतम चीजों का उपभोग करने लगे हैं, जो पूर्व की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा है। वाहनों और उद्योगों में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बेहताशा बढ़ा है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी है। हालांकि सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी है कि जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, लेकिन इसके लिए अत्यंत गंभीरता से विचार करना होगा। यह कैसे किया जाए? COP28 में अनेक प्रकार की शर्तें ली गई और जिससे अक्षय ऊर्जा में 3 गुना वृद्धि, शीतकालीन से संबंधित ऊर्जा उपभोग में दुगनी कार्यकुशलता आदि शामिल है। पिछले COP सम्मेलन में इस बात पर बहस चलती रही कि जीवाश्म ईंधनों से कोयले या पेट्रोलियम किसके उपयोग को कम करना चाहिए। विकसित देशों का यह कहना था कि वे पेट्रोलियम के उपयोग को कम नहीं करेंगे, लेकिन वे साथ ही यह दबाव बना रहे हैं कि भारत सरीखे देश कोयले के उपयोग को बंद करें। इस बार फिर विकसित देशों अंतिम दस्तावेज में शामिल होने में सफल रहे, जब नवीकरणीय ऊर्जा पर 3 गुना करने को बेरोक टोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके समाप्त करने से जुड़ा है। भारत के पास कोयले के बड़े भंडार है, इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह कोयले का उपयोग को समय तक और करे, बाद में उसे घटाए। COP28 इस फैसले से कि कोयले और पेट्रोलियम में भेद किए बिना सभी प्रकार के जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित हो गया है कि इस संबंध में विकसित देशों की बहानेबाजी को कम मान्यता मिली। हालांकि COP28 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित लक्ष्यों, खासतौर पर वैश्विक तापमान को औद्योगिकरण से पूर्व की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यह समय सीमा वर्ष 2050 तक रखी गई है, लेकिन COP26 भारत ने अपने वचन में कहा था कि हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए भारत के पास वैश्विक लक्ष्य की सीमा से 2 दशक आगे का समय हो रहेगा। हालांकि COP28 में हुई सहमति में चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधनों को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस लक्ष्य को न्यायसंगत तरीके से प्राप्त किया जाएगा। अमीर देशों को अपनी जीवन पद्धति के बदलते हुए जिम्मेदारी पूर्वक जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करना होगा और भारत समेत विकासशील देशों को इस संबंध में ज्यादा समय मिलेगा। वैसे G20 सम्मेलन में भारत ने दुनिया के सामने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक पृथ्वी, एक परिवार, भविष्य। और आप देखते हैं कि एक भविष्य, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और अनुशासन भारत की संस्कृति में ही निहित है। वैश्विक उष्णता के संबंध में हमें दुनिया के सामने यह विचार और दृढ़ता से रखना पड़ेगा कि जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग से ही इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है। 2023 में सेंसेक्स ने दिया 18.73% रिटर्न, पूरे वर्ष में के दौरान 20% बढ़ा NSE का निफ्टी और 81.90 लाख करोड़ रुपए बड़ी निवेशकों की संपत्ति। $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला बनी है फ्रांसुआ मायज।
ये आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लोरियाल की होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन हैं एलन मस्क 232 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर ब्याज दर 1.25% बढ़ा दिया है। नवंबर में कोर सेक्टर में 7.8% की वृद्धि की बात हो रही है। दंडात्मक शुल्क को नए मानक लागू करने का समय बढ़ाया आरबीआई। नवंबर में पर्सनल लोन वितरण की वृद्धि घटकर 18.6% रही है। सेकेंडरी मार्केट में पैसा ब्लॉक करने की सुविधा अगले सप्ताह तीसरी और चौथी तिमाही में भी जारी रहेगी। विकास दर में तेजी 620 अरब डॉलर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए ने से रोजगार फर्क सेक्टर को लाभ 9.06 लाख करोड़ पर पहुंचा। राजकोषीय घाटा हमारा। अब आपसे कहता हूं कि इकोनॉमिक्स की किताबें एनसीईआरटी की पढ़ा करिएगा। अब आप कहेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या है, इस पर भी बात कर लेनी चाहिए। राजकोषीय घाटा चर्चा में बना रहता है ना। जिस तरह से कमाई से ज्यादा खर्च करना किसी व्यक्ति की वित्तीय सेहत के लिए खतरनाक होता है ना, उसी तरह से किसी राज्य या देश का ज्यादा खर्च करना उसे बर्बाद कर सकता है। और इसलिए हमारे देश में भी चिंता जताई जाती है काफी, लेकिन हम लोग मानते कहाँ हैं। हमारे नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर देते हैं, आप सभी देखते रहते हैं। सरकार का कुल व्यय पूंजी और राजस्व व्यय मिलाकर माइनस इसमें करिए सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्तियां, ऋण की वसूली और अन्य प्राप्तियां। यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक है तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा कहलाता है एक तरह से। ईमेल व फिशिंग से हो रहे सर्वाधिक साइबर हमले, ये भी याद रखिएगा। ये कपूरथला की महारानी गीता देवी की दिल्ली में डेथ हो गई है 86 साल की उम्र में। ये आप लोगों को बता दूं कि गीता देवी का जन्म तत्कालीन गुजरात स्टेट के महाराज दरबार साहब जसदन के घर में 1936 में हुआ था। उनका शिक्षा शिमला में हुई। 1971 में भारत पाक युद्ध में बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित महाराजा कपूरथला ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह उनका विवाह हुआ था। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। श्रीलंकाई पीएम ने सहयोग के लिए भारत का जताया आभार। ये आप देखिए श्रीलंका है, पाक जल मन्नार की खाड़ी आपको यहां देखने को मिलेगी। रूस में जयशंकर ने टैगोर के नाम पर बने विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। और रूस दौरे पर हैं हमारे विदेश मंत्री साहब। कनाडा में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष के बेटे के घर फायरिंग हुई है। ये कनाडा में इस तरह की घटनाएं काफी हो रही हैं। अमेरिका के एक और राज्य ने ट्रंप को अयोग्य घोषित किया। कोलोराडो के बाद मैन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य कर दिया है और संविधान के विद्रोह की धारा का हवाला देते हुए उठाया गया कदम। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के भी बुरे दिन चल रहे हैं। वहां आप देखिए इमरान खान के भी काफी बुरे दिन ही चल रहे हैं। इमरान को जेल में पार्टी नेताओं के साथ चुनावी बैठक की अनुमति मिली है ना। ये आपकी खेल की क्षेत्र की खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। चेन्नई ओपन में खेलेंगे पिसन्ना दीपन, भारतीय ग्रैंड मास्टर विष्णु पिसन्ना दीपन चक्रवर्ती। पेनाल्टी कॉर्नर पर काम कर रही महिला हॉकी टीम। रियल मैड्रिड के साथ 2026 तक बने रहेंगे एंसेलोटी। बांग्लादेश न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 वर्षा से धुला। ऑस्ट्रेलियन ओपन की इनामी राशि में 56 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।
केदारनाथ में केदारपुरी में यात्रा शुरू होने से पहले बन जाएगा सरस्वती नदी पर पुल। अच्छी बात रहेगी। ये आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय में अनुबंध पर नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। याचिका पर दायर नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों को लागू करने की मांग। हाईकोर्ट ने डीयू की विधि संकाय में अनुबंध पर नियुक्तियों को बताया अनुचित। यहां भी आपको महत्वपूर्ण खबरें मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। मास्को में की गई सोवियत संघ के गठन की औपचारिक घोषणा। 1922 में आज ही मास्को में बोल्शोई थिएटर में से सोवियत संघ यूएसएसआर के गठन की औपचारिक घोषणा हुई थी। इसका गठन 15 गणराज्यों को मिलाकर किया गया था। 1991 में विघटन तक आप देखिए यूएसएसआर क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश था। सुभाष चंद्र बोस ने फोर्ट विलियर में पहली बार फहराया था तिरंगा। 1943 में आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फोर्ट विलियर में जिमखाना ग्राउंड अब नेताजी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और 23 मार्च 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जापान से ब्रिटिश शासन से मुक्त कराकर बोस की आजाद सरकार को सौंपा था। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर मैनुअल आरो का जन्म 1935 में आज ही म्यांमार में हुआ था। 8 साल की उम्र से शतरंज की में रुचि लेने लगे। 1954 में इलाहाबाद और प्रयागराज में अपना पहला शतरंज टूर्नामेंट खेला। इसके बाद 1961 में वेस्ट एशियन जोनल में मंगोलिया के सुकियन मोमो का 3-1 से और एशियन ऑस्ट्रेलियन जोनल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के CJS पर्डी को 3-0 से हराकर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर बने। 1959 से 1981 तक के बीच रिकॉर्ड 9 बार भारत के राष्ट्रीय चेस चैंपियन से बने। आरो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले शतरंज खिलाड़ी थे। जीवन शैली सुधार कर डेमेंशिया को टालना संभव है और आमतौर पर बुजुर्गों में होने वाली इस बीमारी का जीन ही नहीं एकमात्र कारण। दुनिया भर में हर साल कम उम्र में डेमेंशिया के करीब 3.7 लाख नए मामले आते हैं। 3.5 लाख से अधिक लोगों के बारे में किया गया अध्ययन। क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाएगी स्वदेशी वैक्सीन। और 1982 में मध्य प्रदेश में मिले वायरस की कोशिका से बनाई गई थी वैक्सीन। वायरस के कारण सूरों की हो जाती है मृत्यु। IVRI में हुआ शोधें। कोविड ने से मस्तिष्क पर भी होता है दुष्प्रभाव, तो सुरक्षित रहिए। एंजाइटी के लिए उपयोग होने वाली दवा से गर्भपात का खतरा भी है। आजकल एंजाइटी ज्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है इससे। 11.83 सेकंड में 200 गुब्बारे फोड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कहाँ की घटना? वॉशिंगटन की घटना है। जमी हुई नदी में उतरा विमान। रूस में एक यात्री विमान याकुटिया क्षेत्र में उतर गया। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।